हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फिजिक्स इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों नॉलेज में आया, क्यों अकाउंट में आया, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं। डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं किसके, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या चीज़ है, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स तो इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं कूलम्ब फोर्स या कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ उन्हीं की देने बेसिकली है। इससे पहली वीडियो में हमने चार्ज के बारे में बात की थी कि चार्ज क्या होता है ना। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की, बातें की थी हमने। आज हम कूलम्ब्स लॉ देखेंगे। कूलम्ब्स लॉ क्या चीज़ है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो हमने चार्ज की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये बात बेंजामिन फ्रैंकलाइन ने बताई। कूलम्ब साहब ने पूछा बेंजामिन फ्रैंकलाइन से कि भाई अट्रैक्ट और रिपेल करते क्यों हैं। बेंजामिन फ्रैंकलाइन ये बात नहीं बता पाए कि क्यों करते हैं। तब कूलम्ब साहब ने अपना लॉ दिया और बताया कि भाई इन दोनों चार्जेस के बीच एक टाइप का फोर्स है, एक टाइप का इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट होते हैं या रिपेल होते हैं। तो अब कूलम्ब साहब से पूछा बेंजामिन फ्रैंकलाइन ने कि भाई ये अट्रैक्ट और रिपेल होते हैं, ठीक है, फोर्स है इनके बीच, ये बात भी ठीक है। फोर्स कितना है, कैसे पता चलेगा कि दोनों चार्ज अट्रैक्ट कितनी इंटेंसिटी से, कितनी पावर से होंगे, मतलब इन दोनों के बीच का फोर्स कितना है, ये कैलकुलेट करके बताओ। तो कूलम्ब साहब ने अपना एक लॉ दिया जिसे बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। उन्होंने कहा कि कंसीडर दो चार्ज है हमारे पास, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, इसका मैग्नीट्यूड Q1, इसका मैग्नीट्यूड Q2, और ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं। मान लो 1 नंबर का चार्ज और 2 नंबर का चार्ज, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव। अब दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन जब होगा तो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इस तरफ को भगाने के लिए, तो लगाएगा। कौन लगा रहा है, 2। किस पे लगा रहा है, 1 पे, तो F2 1 आ जाएगा। ऐसे ये वाला चार्ज इस पे लगाएगा इधर भगाने के लिए, तो यहाँ आ जाएगा F1 2। ठीक है, अब ये दोनों चार्ज, पहली बात उन्होंने कही कि दोनों चार्ज की वजह से जो फोर्स लगा है, दोनों फोर्स इक्वल है। ये दोनों फोर्स इक्वल है। जितने फोर्स से ये वाला चार्ज इसे इधर को भगाएगा, उतने फोर्स से ये वाला चार्ज इसे उस तरफ को भगाएगा। मतलब इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा F12 इज इक्वल टू दी F21। ये मोड क्यों लगाया, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन अपोजिट है दोनों की, मतलब एक प्लस है तो एक माइनस, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। अगर ये इस पर 5 न्यूटन लगा रहा है तो इस पर 5 न्यूटन उधर को लगाएगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। It states that नंबर फर्स्ट पॉइंट, द फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस। क्या कहा था पहले स्टेटमेंट में कूलम्ब साहब ने, द फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ चार्ज। द फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस इज डायरेक्टली proportional multiplication of both charge, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ चार्ज। तो इन्होंने क्या कहा, पहले स्टेटमेंट में कहा कि दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स है दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है, मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, अब सेकेंड स्टेटमेंट में उन्होंने कहा द फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। तो क्या कहा, द फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, है ना, दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन। ऑन कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस, ऑन कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस, जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू वी विल गेट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या आया है, प्रोपोर्शनल आया है। जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा जिसे बोलेंगे K थोड़ी देर के लिए। F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो ये होता है भैया, ये याद रखेंगे बात हम, इसे ही हम कूलम्ब फोर्स बोलते हैं। अब वेयर K, देखो K क्या चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग कांस्टेंट है। K क्या चीज़ है, K इज ए कांस्टेंट, और ये क्या होगा कांस्टेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है,
परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कि जब दो चार्ज फ्री स्पेस में रखे हैं तो उनके बीच का मीडियम क्या है, ये कौन डिफाइन करेगा, परमिटिविटी डिफाइन करेगी। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू होती है, हम याद रखेंगे 9 × 10⁹, किसकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। ये आया कहाँ से है, 4 तो ऐसे ही, पाई की वैल्यू रख दो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो। और वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12 न्यूटन कूलाम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो भैया ये कुछ चीज़ें हैं कूलाम फोर्स से रिलेटेड। अब अगर हमें फॉर्मूला बनाना हो फोर्स का, तो वी कैन राइट इट एज F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ से वी विल गेट दी एग्जैक्ट आंसर विच वी वांट। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें तो है ही नहीं कि कूलाम फोर्स क्या है और कैसे इसका फॉर्मूला आ सकता है हमारे पास। अब पहली बात, परमिटिविटी की यूनिट और डायमेंशन निकालते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे, मतलब आगे बढ़ के करेंगे। तो क्या लिखेंगे, यूनिट कहाँ से आई, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये चीज़ें देखते हैं भैया। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालते हैं और डायमेंशन निकालते हैं। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को वहाँ लेके जाओ, F को यहाँ ले आओ, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट निकालना है हमें। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई इंटू F और Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, अब देखो 4 पाई का तो कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट है। Q की वैल्यू क्या होगी, अच्छा ठीक है, ये गड़बड़ लिखी गई ना, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, देखो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 Q2 की कूलाम स्क्वायर अपॉन फोर्स की न्यूटन और मीटर स्क्वायर। यहाँ से हम इसकी क्या लिख सकते हैं, यूनिट लिख सकते हैं। परमिटिविटी की यूनिट हो जाएगी हमारे पास भैया कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं इसके डायमेंशन की। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखो परमिटिविटी की डायमेंशन, कूलाम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की। हम जानते हैं कूलाम के जो डायमेंशन होती है वो होती है A × T, ये किसकी डायमेंशन है, कूलाम की। और नीचे न्यूटन की होती है, हम जानते हैं mL/T-2, ये किसकी होती है, न्यूटन की। और मीटर स्क्वायर के L² हो जाएगा यहाँ से। तो अगर हम सारी चीज़ें ऊपर लेकर के जाएंगे तो देखो क्या होगा, m जाएगा ऊपर m⁻⁻1, ये L की पावर 3 जाएगा ऊपर L की पावर -3, ये -T ऊपर जाएगा +2 और T है T की पावर +3 हो जाएगा ये, और 1 की पावर 1 तो रखा ही है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की डायमेंशन निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। अब परमिटिविटी क्या चीज़ है, ये मीडियम को डिफाइन करने वाली एक चीज़ है, मीडियम को डिफाइन करने वाली एक प्रॉपर्टी है ना, कि दो चार्ज अगर वैक्यूम में रखे हैं तो कितना फोर्स लगेगा, दो चार्ज किसी पानी में रखे हैं, किसी ऑयल में रखे हैं या किसी अदर मीडियम में रखे हैं तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये उन दोनों फोर्स के बीच का मीडियम डिसाइड करेगा। और उस मीडियम की वैल्यू कहाँ से आएगी, परमिटिविटी से, क्योंकि परमिटिविटी के वैक्यूम की वैल्यू क्या होती है 8.85 10⁻⁻12। अब इसके अलावा कोई भी मीडियम होगा, परमिटिविटी की वैल्यू उससे हमेशा बड़ी ही होगी, क्योंकि मीडियम विल बी डेंस, और अगर मीडियम डेंस हुआ तो परमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर परमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा हुई तो हम यहाँ रखेंगे ज़्यादा वैल्यू, तो फोर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, कम हो जाएगा यहाँ पे फोर्स, है ना। तो यहाँ से मतलब ये चीज़ें हैं छोटी छोटी जो हमें याद रखनी पड़ेगी, और कूलाम फोर्स का फॉर्मूला हमने निकाला है। बात करते हैं कूलाम फोर्स की। अब देखो मैग्नीट्यूड तो आ चुका हमारे पास फोर्स का, दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ से आएगा। अब ये फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी वेक्टर फॉर्म भी होगी ही होगी। तो हमें क्या लिखनी है, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलाम फोर्स। कूलाम फोर्स की वेक्टर फॉर्म लिख देते हैं हम यहाँ। तो देखो यहीं पे अगर हम बात करें वेक्टर फॉर्म, तो देखो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की वेक्टर फॉर्म लिखने का तरीका है कि अगर हमारे पास ये फोर्स है, फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ भी वेक्टर क्वांटिटी होनी ज़रूरी है। अब देखो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे। क्या चार्ज वेक्टर क्वांटिटीज़ है? नहीं, चार्ज तो वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं।
अगर चार्ज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो हमें यहाँ एक वेक्टर क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और अगर किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बनाना हो और हमें एक वेक्टर क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करनी हो तो कौन से क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करेंगे? डायरेक्शन वेक्टर। क्या होता है वो? डायरेक्शन वेक्टर। बिकॉज डायरेक्शन वेक्टर इज द वेक्टर विच शोज द डायरेक्शन ऑफ एनी क्वांटिटी। अगर हम किसी भी क्वांटिटी की मल्टीप्लाई डायरेक्शन वेक्टर से कर देते हैं तो इट लीड्स टू ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी बनने की तरह बिहेव करता है। तो यहीं पे अगर हम बात करें तो देखो यहाँ F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब डायरेक्शन वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर वेक्टर लगा दो, और डायरेक्शन वेक्टर होता है आर कैप अपॉन मोड आर, इसे यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। यहाँ पे मोड आर की वैल्यू क्या है? 1, क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो वेक्टर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है? इसकी वेक्टर फॉर्म। ये क्या बनी इसकी? वेक्टर फॉर्म। और दूसरी वेक्टर फॉर्म क्या हो सकती है? और करके लिख देंगे। अगर हमें आर कैप को आर वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो आर कैप विल बी इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन आर, है ना? ये डायरेक्शन वेक्टर है। आर कैप क्या है? डायरेक्शन वेक्टर। और ये क्या चीज़ थी? पूरी क्वांटिटी यूनिट वेक्टर। तो हमने मल्टीप्लाई कर दी तो वेक्टर एफ वी विल अचीव वेक्टर एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर अपॉन आर, या वेक्टर एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर की आर से आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। तो भैया ये हमारे पास आ गई क्या? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर फॉर्म। किसकी? कूलम्ब फोर्स की वेक्टर फॉर्म आ चुकी है यहाँ पे। देखो सारी चीज़ें कूलम्ब फोर्स के बारे में हमने पढ़ ली, कूलम्ब साहब ने क्या क्या बातें कही थी। अब देखो इस फोर्स की ना कुछ लिमिटेशंस है, कूलम्ब फोर्स की कुछ लिमिटेशंस है और कुछ प्रॉपर्टीज़ है। जैसे चार्ज की प्रॉपर्टीज़ होती थी ऐसे कूलम्ब फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ है और कुछ इसकी क्या है? लिमिटेशंस है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, फिर लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब लॉ एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब लॉ। देखो हम जानते हैं, वी ऑलरेडी नो कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है किन चार्जेस के बीच लगता है? स्टैटिक चार्ज के बीच। चार्ज मस्ट बी स्टैटिक, चार्ज स्टैटिक होने चाहिए। अगर चार्ज मूव कर रहे हैं तो स्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा? ये काम नहीं आएगा, फिर वो मूविंग फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि जब चार्ज मूव करता है तो वहाँ मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है। तो यही हम बात करेंगे किसकी? पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं। देखो है ना, ये तो बातें ठीक हो गई सारी की सारी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब ये सब नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? बढ़िया, ठीक। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब फोर्स क्या हो जाएंगी? प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे हम। देखो यहाँ देखो भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का ही क्या नाम है? कूलम्ब फोर्स, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह देते हैं इसे कभी कभी, ठीक है। तो देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इस इलेक्ट्रिक फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इन्हें जानते हैं। जैसे कि नंबर फर्स्ट, अगर पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज़ ए एक्शन रिएक्शन पेयर। देखो एक्शन रिएक्शन पेयर है नहीं है, जितना फोर्स इसने इस पे लगाया उस डायरेक्शन में उतना ही फोर्स इसने इस पे लगाया इस डायरेक्शन में, तो दिस इज ए एक्शन रिएक्शन पेयर। लिखेंगे दिस इज ए एक्शन एंड एक्शन रिएक्शन पेयर। रिएक्शन पेयर तो मतलब जो F12 होगा वो किसके इक्वल होगा? F21। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगी जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की वो कहाँ से मेजर करनी है? फर्स्ट चार्ज के सेंटर से दूसरे चार्ज के सेंटर पे, और जो फोर्स लगेगा अलोंग द लाइन ऑफ सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा। किसके अलोंग फोर्स लगेगा? अलोंग दी
लाइन ज्वाइनिंग द बोथ सेंटर ऑफ चार्जेस, है ना। फोर्स इज एक्टिंग along the line joining centers of charge, चार्ज के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अबाउट। जैसे कि मान लो ये और यहाँ से दूसरा सेंटर ये है इसका, तो फोर्स इस लाइन के अबाउट लगेगा, इस लाइन का लॉन्ग ही लगना है। जरा ऐसे या ऐसे, ऐसे नहीं लगेगा कि ऐसे लगा दिया हमने, टेढ़ा नहीं लगेगा कभी भी, सेंटर लाइन के अलोंग लगेगा। या ऐसे एक चार्ज है तो ये वाली सेंटर लाइन यहाँ है तो इसके अकॉर्डिंग फोर्स लगेगा इस तरह से, बिल्कुल समझे ना। तो सेंटर लाइन को फॉलो करता है ये। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी? थर्ड प्रॉपर्टी होगी इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, चाहे तुम चार्ज को यहाँ रख दो, चाहे तुम कैसे भी ले आओ, ये कंजर्वेटिव रहेगा। कंजर्वेटिव इज ए पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो क्या लिखेंगे? दिस इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो मोमेंटम क्या होगा? कंजर्वेटिव क्या होगा? जब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। हैंस मोमेंटम विल बी कांस्टेंट, हैंस मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मतलब P इक्वल टू कांस्टेंट या m1 v1 इक्वल टू m2 v2। ये मोमेंटम होता है किसी भी किसका, मतलब किसी भी पार्टिकल का या किसी भी बॉडी का मोमेंटम ये तो होगा ना, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। तो भैया ये बातें हैं सारी की सारी हमारी तीन प्रॉपर्टीज़ हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो फोर्थ प्रॉपर्टी की बात क्या होगी? देख लो ज़रा एक मिनट कि ये नीचे तक आ रहा है या नहीं, लेट मी चेक। ये भी तो बहुत जगह है भैया। तो देखो क्या बताया मैंने, फोर्थ प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ द वेरी बेसिक प्रॉपर्टी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी यहाँ कि मान लो दो चार्ज हैं, एक ये है एक ये है, दोनों के बीच फोर्स है अट्रैक्शन का F1। अब अचानक से तीसरा चार्ज आ जाए यहाँ, तो इस फोर्स पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये वाला चार्ज इसे भी फोर्स देने लगेगा विदाउट चेंजिंग दिस फोर्स। इस फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे भी अपना फोर्स देने लगेगा। ठीक है, जो इस फोर्स की वैल्यू थी वो तो रहेगी, यहाँ की वैल्यू और हो जाएगी यहाँ से। तो चार्ज, द फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस इज अनअल्टर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज, है ना। तो दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो तीसरे चार्ज के प्रेजेंस में अनचेंज रहेगा, अनअल्टर्ड रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे। तो कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी इलेक्ट्रिक फोर्स की जो हमें याद रहनी चाहिए, हमें पढ़नी चाहिए। इसे नोट कर लेंगे तो बहुत ही आपकी अति कृपा होगी। ठीक है, चलिए अब इस कूलॉम फोर्स की क्या पढ़ते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? देखो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब जब बहुत सारे चार्जेस हो तब फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देयर आर मैनी चार्जेस, देन हाउ टू कैलकुलेट द कूलॉम फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस। ठीक, तो बात करते हैं कि इसके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है भैया? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, देयर आर n number of charges, when there are n number of charges present in the close to the test charge, then what will be the force? देखो यहाँ जैसे मान लो हमारे पास एक फोर्स चार्ज रखा है Q0। अब यहाँ n नंबर ऑफ चार्जेस है, Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, ऐसे ही यहाँ कितना है Qn एंड सो ऑन। तो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, मैंने बताया अलोंग द सेंटर लाइन लगाता है, तो ये ऐसे लगाएगा कितना F1 मान लो, अगर ये डिस्टेंस कितनी हो R1, ऐसे ही लगाएगा इस पर, ऐसे कितना F2, डिस्टेंस कितनी हो गई R2, ऐसे ही लगाएगा F3, डिस्टेंस कितनी हो गई R3, ऐसे ही लगाएगा Fn, डिस्टेंस कितनी हो गई Rn। तो सारे के सारे क्या हो गए, इस पे मिलकर के फोर्स लगाएंगे।
ठीक है, तो वेक्टर लगा दो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स तो एक, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हमें नेट फोर्स निकालना हो, एफ नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, वेक्टर सम कर देंगे इनका, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर एंड सो ऑन Fn वेक्टर। तो वेक्टर सम करना है। अब वेक्टर सम क्या होता है, स्केलर सम क्या होता है, ये जानने की कोशिश करते हैं ज़रा थोड़ी सी, इस चीज़ को यहीं पॉज कर देते हैं और वेक्टर सम स्केलर सम ये क्या होता है इसे देखते हैं भैया। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी, है ना। हम बात करें वेक्टर सम की और स्केलर सम, कुछ को पता होगा कुछ को नहीं पता, यहाँ समझ लो जरा, है ना ध्यान से। देखो वेक्टर सम, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन क्या होता है, देखो मान लो 3 केस है, केस नंबर फर्स्ट, वेक्टर एडिशन वेक्टर क्वांटिटीज़ के बीच होता है, पहली बात। 3 केस है, केस नंबर फर्स्ट, अगर फोर्स ऐसे लगा है, कोई पॉइंट तो है, इस पर फोर्स लगा है यहाँ F1 और इसी की डायरेक्शन में लगा है F2 वेक्टर, दोनों का नेट O पे निकालना है, तो F नेट हो जाएगा F1 प्लस F2, क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है और वेक्टर क्वांटिटी है, तो सेम डायरेक्शन में फोर्स ऐड होता है, ठीक, ये तो सबको पता है सर, ऐसे स्पेशल क्या बता रहे हो, रुक जाओ। केस 2, पॉइंट O है, एक फोर्स यहाँ लगा है F1, एक फोर्स यहाँ लगा है F2, O पे नेट फोर्स निकालना है, तो क्या करेंगे, मान लो F1 जो है वो ग्रेटर देन है F2 से, ये वाला बड़ा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो FO हो जाएगा O पे F1 माइनस F2, बड़े में से छोटा घटा देंगे, जो तो पता है। केस 3, अगर ये दोनों किसी एंगल पे हैं, यहाँ लगा है F1, यहाँ लगा F2, दोनों के बीच का एंगल थीटा, और दोनों का नेट निकलेगा हमेशा किसमें, बीच में, नेट का निकलेगा बीच में, तो यहाँ किससे ऐड करेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाएंगे, वेक्टर सम, है ना। तो कैसे करते हैं ऐड वाला, हम जानते हैं इसको कैसे, F नेट इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, समझे बात, ये वेक्टर सम की प्रॉपर्टीज़ है। अगर फोर्स ऐसे लगेंगे तो ऐसे वेक्टर सम करना है, ऐसे लगेंगे तो ऐसे वेक्टर सम करना है, और ऐसे लगेंगे तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके वेक्टर सम करना है हमें, इस फॉर्मूले को नहीं भूलेंगे। अगर 2 फोर्स है और अगर 3 फोर्स लगे किसी पार्टिकल पे तो लामी थ्योरम लगा देंगे। केस 4 बना लो, चलो यहाँ पे केस 4 क्या, कॉन्करेंट फोर्स है, मान लो यहाँ एक फोर्स ये लगा F1, एक फोर्स ये लगा F2, एक फोर्स यहाँ लगा F3, ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा, तो लामी थ्योरम वी कैन यूज़ F1 अपॉन F1 के सामने वाला एंगल साइन गामा इक्वल टू F2 अपॉन F2 के सामने वाला एंगल साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन F3 के सामने वाला एंगल साइन अल्फ़ा। तो यहाँ से लामी थ्योरम यूज़ कर करके हम लगा सकते हैं जब 3 फोर्स दे रखे हो, और अगर फोर्स 3 से ज़्यादा दे रखे हो, क्योंकि फोर्स तो कितने भी दे सकता है, तो वहाँ वी विल डिवाइड द कंपोनेंट, हम कंपोनेंट तोड़ करके तब सॉल्व करेंगे। और कंपोनेंट तोड़ना सब जानते हैं, कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे, है ना। तो यहाँ से हम आराम से कैलकुलेशन और कैलकुलेट कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों को। चलो केस 5 भी बता दूँ मैं तुम्हें, कोई दिक्कत ना हो, जिससे कि मान लो ये ऐसे फोर्स है, ये F1 लगा यहाँ, ये F2 लगा यहाँ, और ये F3 लगा यहाँ, है ना, और ये एंगल थीटा पे लगा है। तो कैसे करेंगे, इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, इनका नेट कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ नेट निकालने का तरीका, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स देखो और वर्टिकल फोर्स देखो। हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स को तो छुओ मत बिल्कुल भी, इन्हें छेड़ना नहीं है, जो सीधे हैं उन्हें नहीं छूना, जो टेढ़े हैं उन्हें सीधा करना है, ठीक है ना। लाइफ में टेढ़े लोगों को सीधा करो, सीधे लोगों को क्या परेशान करना यार, ये तो सीधे हैं, ये सीधे हैं, इन्हें मत छो, ये टेढ़ा है इसे पकड़ो और इसे सीधा करो। सीधा करने का मतलब 2 कंपोनेंट टूटेंगे, एक इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, इस हिसाब से टूटते हैं कि जिसके कंपोनेंट तोड़ रहे हैं वो बीच में आना चाहिए। तो F3, तो यहाँ F3, यहाँ आ जाएगा F3 साइन थीटा, और यहाँ आ जाएगा F3 कॉस थीटा। जहाँ थीटा होता है वहाँ कॉस थीटा आता है, जहाँ थीटा होगा वहाँ क्या आएगा, कॉस थीटा। तो भैया नेट निकाल लो O पे, तो अब क्या करेंगे, Fx हॉरिजॉन्टल फोर्स x डायरेक्शन में, ये बड़ा फोर्स है, छोटा है क्योंकि इसके साथ साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू 1 से छोटी होगी, या 1 हो सकती है, लेकिन इस केस में तो 1 होने का मतलब नहीं, क्योंकि 90 डिग्री तो है नहीं, ये 90 डिग्री थोड़ी है थीटा, तो 1 तो होगा नहीं,
तो 1 से छोटी होगी, तो मतलब छोटा फोर्स हुआ है बड़ा, तो मतलब क्या लिखेंगे F1 माइनस F3 साइन थीटा। Fy देख लो, Fy कहाँ है, दोनों ऊपर लगे हैं तो ऐड हो जाएंगे वही। ये वाला केस है, देखो दोनों एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये लग रहे हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा F2 प्लस F3 कॉस थीटा। अब Fx Fy आया तो नेट कैसे निकालेंगे इनका, F नेट इक्वल टू अंडर रूट Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। Fx की वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ से निकल जाएगी, Fy की वैल्यू यहाँ से, दोनों की वैल्यू पुट करके इसमें पुट करके नेट निकल जाएगा। ये 5 केस थे बेसिकली, जिनके हेल्प से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पॉलीगन बेस्ड क्वेश्चन में 3 से 4 फोर्स आएंगे, तो वहाँ हमें या तो कंपोनेंट डिवाइड करने पड़ेंगे या लामी थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी। इन दोनों से हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बात थी भाई बताने वाली। अब स्केलर एडिशन क्या होगा, स्केलर एडिशन तो देखो डायरेक्ट एडिशन है। मान लो ये सारे के सारे स्केलर हैं, मान लो सारी क्वांटिटीज़ क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटीज़ हो गई। चलो अब इस केस में स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, पोटेंशियल मान लो, कौन सी क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्केलर एडिशन, स्केलर एडिशन, तो मान लो ये पोटेंशियल है V1, ये पोटेंशियल है V2, इन दोनों का नेट क्या होगा, VO इक्वल टू V1 प्लस V2। आराम से कर देंगे स्केलर में। तो इसकी बात करें, अगर ये भी क्या है V2, ये क्या है V1, पोटेंशियल को डिनोट करते हैं ना, इससे पढ़ोगे सेकंड चैप्टर में। तो V नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ भी भले अपोजिट है लेकिन क्वांटिटी कैसी है, स्केलर, तो डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करती, V1 प्लस V2 ही आएगा, कंफ्यूज मत होना। क्या आएगा, V1 प्लस V2। क्यों आया V1 प्लस V2, दोनों स्केलर क्वांटिटी है यार। अब स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन पे तो डिपेंड ही नहीं करेंगी, तो कहीं को भी लग रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ भी ऐसे ही होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा ऐसे। ये एंगल पे है किसी, मान लो ये V1, ये V2, इन दोनों का नेट कहीं भी निकले हमें, लेकिन लिखना क्या है, V नेट इक्वल टू क्या लिखेगा, V1 प्लस V2। हर कंडीशन में ये V1 प्लस V2 ही रहेगा। कोई भी स्केलर क्वांटिटी है हर कंडीशन में प्लस ही होनी है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ना वो, और स्केलर क्वांटिटी लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती, और जो लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती वो तो डायरेक्टली ऐड की जाती है। जैसे 2 प्लस 2 क्या होता है, 2 प्लस 2 क्या होगा, 4। स्केलर नंबर है, लेकिन अगर होता वेक्टर 2 प्लस वेक्टर 2, क्या ये 4 होगा, क्या ये 4 होगा, क्या ये 4 होगा, नहीं ये 4 नहीं होगा। क्यों, ये निकलेगा इससे अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 कॉस थीटा करके जो भी आएगा। समझे बात, क्योंकि इट फॉलोज द वेक्टर एडिशन एंड अबव एंड द अपर वन फॉलोज द स्केलर एडिशन। छोटी छोटी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन एग्जीक्यूट कैसे करनी है नहीं पता चलता। तो ठीक है भैया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं, वेक्टर सम करते हैं। क्यों करते हैं वेक्टर सम, क्योंकि फोर्स खुद यार वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में तो वेक्टर सम ही करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो भाई आज का सेशन था हमारा, बेसिक थ्योरी कवर की है हमने, न्यूमेरिकल एक भी नहीं किया। सेकंड पार्ट में न्यूमेरिकल कवर करेंगे, केवल 3 टाइप पे न्यूमेरिकल को मैंने 3 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। किस किस में, टाइप 1 सिंपल प्रॉब्लम, टाइप 2 पॉलीगन बेस, टाइप 3 इक्विलिब्रियम बेस। समझे, जैसे जैसे चीज़ें आएंगी वैसे वैसे बता दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट।